हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर्स में हमने सेगमेंट वन पावर सिस्टम का है जो फिनिश कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। गेट के अंदर जो सेगमेंट वन से रिलेटेड, जैसे कि आपके मोस्टली जो क्वेश्चन आए हैं वो दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए हैं। एक तो आपके थियोटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं गेट के अंदर, और एक क्वेश्चन आपके आए हुए हैं न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट जो आपका ये लेक्चर है सेगमेंट वन का, जिसके अंदर हम देखेंगे ओनली थियोरेटिकल क्वेश्चंस को। थियोरेटिकल क्वेश्चंस में जो आपके गेट के अंदर आए हैं वो जो मोस्टली टॉपिक्स हैं आपके, एक तो जनरेटिंग पावर प्लांट है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो आज हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे पावर प्लांट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो थर्मल पावर प्लांट के जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि कंडेंसर का रोल क्या है, इकोनोमाइज़र का रोल क्या है, सुपर हीटर का रोल क्या है, तो वो सब भी हम क्वेश्चन के साथ ही नोट कर लेंगे। तो आपके जो नोट्स आपने बनाए हैं सेगमेंट वन के, उनके साथ ही आप उन पॉइंट्स को भी नोट कर लेना जो आपके क्वेश्चंस के साथ आते जाते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो आपकी स्लाइड है ये थर्मल प्लांट का एक लेआउट है। इसको हम जब हम थर्मल प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब हम वापस से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है वो है, ये आपका आया था, रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। मैं आपको ईयर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। आपको समझ जाना है कि सब ये क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है गेट के। द सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटर इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is governed by। इसके ऑप्शंस दिए थे आपको, कोरोना लॉस, बी ऑप्शन था आपका टेम्परेचर राइज, सी ऑप्शन है आपका रेडियो इंटरफेरेंस, एंड डी ऑप्शन जो आपका दिया था वो था वोल्टेज ड्रॉप। अभी आपसे पूछा गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर जो था, मैंने आपको बताया था कुछ पार्ट्स बताए थे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आते, फीडर था, डिस्ट्रीब्यूटर था, सर्विस मैन थे। तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला पोर्शन है ये पूछ रहा है कि उसकी जो कंडक्टर की साइज होती है वो किस चीज़ को जो है हम ध्यान में रखते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं, कौन गवर्न करता है उसको। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आप जब नोट्स उठाओगे तो उसके अंदर मैंने जो फर्स्ट लाइन आपको लिखवाई है, उसके अंदर फर्स्ट लाइन में आपको मैंने एक छोटा सा नोट डायग्राम बनवाया था जिसमें लिखा हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दो फैक्टर्स को रिलेट करता है। एक कि कैसी सप्लाई होनी चाहिए, रिलायबल पावर सप्लाई। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिलायबल पावर सप्लाई। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है आपका, यूनिफॉर्म वोल्टेज। तो यूनिफॉर्म वोल्टेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के साइज की बात कर रहा है, तो हमें किस चीज़ को गवर्न करते हुए करना है, वोल्टेज ड्रॉप को। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। तो ये आपका जो है मैंने आपको बताया था थ्योरी पोर्शन में, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इससे रिलेटेड पॉइंट लिखवाया था आपको कि द रेटेड वोल्टेज ऑफ थ्री फेस पावर सिस्टम इज गिवन एज यहाँ पे ए ऑप्शन था आपका आरएमएस फेस वोल्टेज, बी ऑप्शन है आपका पीक फेस वोल्टेज, सी ऑप्शन है आपका यहाँ पे आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और डी ऑप्शन जो है आपका पीक लाइन टू लाइन वोल्टेज। अब ये क्वेश्चन भी आपके गेट में आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है आपसे थ्री फेज पावर सिस्टम में रेटेड वोल्टेज किस फॉर्म में होती है। तो जब भी आपको पता है कुछ ना दिया जाए तो हम क्या मानते थे वोल्टेज को, आरएमएस और कौन सी, लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट करा देता हूँ कि
अब यहाँ पे तो इसने बात की थ्री फेज पावर सिस्टम के लिए बात की, तो हमने लिख दिया आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो हमें पता होना चाहिए कि जनरेटर के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है, ट्रांसफार्मर के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है, और लोड के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है। तो ये आप इसी क्वेश्चन के साथ नोट कर सकते हो। अगर हम बात जनरेटर की करते हैं तो जनरेटर के साथ हमेशा क्या क्या गिवन होता है। अगर आपको एमवीए में रेटिंग गिवन है, इसका मतलब क्या है, वो कौन सी है, थ्री फेज एमवीए रेटिंग से। ठीक है, एक तो आपको ये गिवन होगा। दूसरा, उसकी जो वोल्टेज है वो गिवन होगी, और वो किस फॉर्म में होगी, लाइन टू लाइन वोल्टेज फॉर्म में होगी। इसको हम लाइन वोल्टेज बोल देते हैं। एक आपको क्या गिवन होगा, पर फेस, क्योंकि जनरेटर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पर फेस रिएक्टेंस है, तो वो भी आपको जनरेटर के साथ गिवन होगा। अब ये पर फेस रिएक्टेंस जो है किसका होता है, जब हम उसको इक्विवेलेंट क्या मान लेते हैं, स्टार मान लेते हैं, इक्विवेलेंट स्टार। ठीक है, स्टार को ध्यान में रखते हुए किया हुआ है जनरेटर का। ज़्यादातर हम स्टार को ही मान के चलते हैं कि स्टार की फॉर्म में वाइंडिंग है, तो ये सब कुछ गिवन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जनरेटर के साथ दी जाती हैं। ट्रांसफार्मर में क्या क्या गिवन होगा, ट्रांसफार्मर में अगेन थ्री फेज एमवीए रेटिंग होगी आपकी। देन आपके पास लाइन टू लाइन, अब यहाँ पे वोल्टेज नहीं होती है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो ये जो रेशो होता है कौन सा होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज का रेशो होता है, लाइन टू लाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूमेरिकल्स में काम होता है तो हम उसको फेस वोल्टेज मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मर में अगर कुछ नहीं बोला गया है और डायरेक्ट रेशो दिया है, तो वो कौन सा होगा, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस का रेशो होगा। इसके बाद आपका आ जाता है, जैसे डायरेक्टली लिखा होता है 200 और 2200, इस तरह का 2200, 200, 3311, तो ये सब चीज़ें होती हैं, किसकी होती हैं, ये लाइन टू लाइन रेशो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एंड पर फेस इम्पिडेंस। एंड पर फेस इम्पिडेंस, इसको ये मत समझना आप कि लाइन टू लाइन रेशो और फेस टू फेस रेशो तो सेम ही चीज़ होती है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशो है वो किसके लिए गिवन होता है, लाइन टू लाइन के लिए गिवन होता है। तो एंड पर फेस इम्पिडेंस ऑन ईच साइड, ऑन वन साइड बोल सकते हैं, ऑन वन साइड। और ये भी क्या मानते हुए, इक्वलेंट स्टार मानते हुए, इक्वलेंट स्टार। नेक्स्ट आता है, अगर कोई लोड है तो लोड को स्पेसिफाई कैसे करेंगे, लोड के लिए होता है थ्री फेस में होगा और मेगावाट में, क्योंकि लोड है तो यहाँ पे आपकी एक्टिव और रिएक्टिव पावर बोथ होगी, तो यहाँ पे हम मेगावाट में लेके चलेंगे। वोल्टेज अगेन कैसी गिवन होगी, लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन होगी साथ में। नेक्स्ट है, अगर पावर फैक्टर भी गिवन होगा अगर लोड है तो ये सब क्या हो जाती हैं, रेटिंग्स हैं जो गिवन होती हैं किस किस के साथ, जनरेटर के साथ, ट्रांसफार्मर के साथ और लोड के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द फेज सीक्वेंस ऑफ द फेज सीक्वेंस ऑफ द थ्री फेज सिस्टम। अब यहाँ पे सिस्टम गिवन है, गिवन सिस्टम है वो डेल्टा फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक डायग्राम गिवन था न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में नॉट न्यूमेरिकल। तो ये हो गया आर वाई बी। आपसे पूछा था यहाँ पे फेज सीक्वेंस क्या है इस सिस्टम की, तो ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन था आर वाई बी, बी ऑप्शन था यहाँ पे आर बी वाई, सी ऑप्शन था आपका बी आर वाई, एंड डी ऑप्शन था आपका वाई बी आर। अब यहाँ पे देखिए कि नॉर्मली जो आपका फेस सीक्वेंस होता है, जिसको हम पॉजिटिव फेस सीक्वेंस होते हैं, वो आर वाई भी होता है। तो ये टिक नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है और उस फिगर का फेस सीक्वेंस पूछा था। देखो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह के बनते हैं। एक जो मेट्रो में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा था डायरेक्टली कि पॉजिटिव फेस सीक्वेंस कौन सा है, तो उसमें ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे तो आपको आर वाई भी टिक करना था। बट ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन दिया है एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया है, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि फेस सीक्वेंस क्या है। तो इस फेस सीक्वेंस को हम यहाँ से रीड करना चालू नहीं करेंगे आर वाई बी, इसको कैसे रीड करना है, इसको इस तरह से रीड करना है, आर यहाँ पे कौन सा आ रहा है बी, और यहाँ पे क्या आ रहा है वाई। तो ये एक्चुअल में फेस सीक्वेंस क्या होगी, आर वाई, आर यहाँ पे क्या है बी, और ये क्या है आपकी वाई, क्योंकि ये वाली लाइन आपकी किससे कनेक्टेड है, बी से है, ये वाई से है और ये आर से है। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप क्या बना करके देख सकते हो, स्टार बना करके देख सकते हो। तो स्टार में अब आपको समझ में आ गया, ये लीड कर रहा है किसको, बी को, और बी लीड कर रहा है वाई को, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, आर बी वाई। तो आप क्या टिक करोगे, सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरली क्या होता है, जनरली फेस सीक्वेंस आर वाई बी है, बट अकॉर्डिंग टू डायग्राम फेस सीक्वेंस क्या है, आर बी वाई है। इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और एक क्वेश्चन आपका आया था इसी तरह का, जिसमें पूछा था द अनडिजायरेबल
प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल insulating material is तो ए ऑप्शन था आपका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बी ऑप्शन था हाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये किस तरह के इंसुलेशन की बात कर रहा है? जो आपने केबल के अंदर डिस्कस किया था, केबल में जो आपकी सीथ है और कंडक्टर उसके बीच में जो इंसुलेशन था उसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। सी ऑप्शन है आपका हाई थर्मल कंडक्टिविटी। डी ऑप्शन है आपका हाई इंसुलेशन रेजिस्टिविटी। देखिए यहाँ पे आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है हाई रिलेटिव परमिटिविटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाई रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। देखिए अगर अनडिजायरेबल हाई रिलेटिव परमिटिविटी है तो ये सारे क्या होने चाहिए? डिजायरेबल होने चाहिए बाकी ऑप्शंस। यानी बाकी ऑप्शंस किसके अंदर आ गए कि इंसुलेटिंग मटेरियल की क्वालिटी में हम बाकी की ऑप्शंस को देखेंगे, ये चीज़ें होनी चाहिए, बट रिलेटिव परमिटिविटी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इसका रीज़न समझेंगे, तो इसके लिए आप नोट कर सकते हो। देखिए पहले हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? ये बेसिक सी बात है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा? इंसुलेशन की कैपेबिलिटी होगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर बेटर इंसुलेशन कैपेबिलिटी, फॉर बेटर इंसुलेशन कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है आपका? हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इसका क्या फ़ायदा है? जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इंसुलेशन रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, और करंट क्या होगा? लो होगा। तो ये भी रिक्वायर होता है। तो हाई इंसुलेशन रेजिस्टिविटी का क्या फ़ायदा है? अगर हाई इंसुलेशन रेजिस्टिविटी है तो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी होगा, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। और दूसरा अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या होगा? लो हो जाएगा। तो लो करंट यहाँ पे फ़ायदा हो गया एक। सी ऑप्शन जो आपका था वो क्या था? थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये भी हाई होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को थर्मली कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा? उससे हीट स्पॉट बनने लगेंगे। तो हीट स्पॉट से क्या होगा? इंसुलेटिंग मटेरियल ब्रेक डाउन कर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये भी क्या है? उसकी एक रिक्वायरमेंट है। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी रिक्वायर होती है। तो हम यहाँ ये तीनों आप थ्योरी में एज नोट कर सकते हो। ये क्या है? डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी। अब आपसे डिज़ायरेबल नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा था? अनडिज़ायरेबल। अब हम ये चेक करते हैं कि ये अनडिज़ायरेबल क्यों है। अगर हाई रिलेटिव परमिटिविटी होती है तो ये अनडिज़ायरेबल क्यों बोल रहे हैं हम इसको? तो अनडिज़ायरेबल आपकी जो हो गई है वो है हाई रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा डाइलेक्ट्रिक लॉस का, जो मैंने बताया था, इसको आपको कमिट टू मेमोरी कर लेना है, CTM। तो डाइलेक्ट्रिक जो लॉस है उसका फॉर्मूला था, नॉर्मल क्या था? वी फेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। और इसी फॉर्मूले को अगर हम कन्वर्ट करें टेन डेल्टा फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? VPH स्क्वायर ओमेगा C टेन डेल्टा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी किसके प्रोपोर्शनल होता है? एप्सिलॉन आर के। जितनी ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। तो और ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा तो क्या बढ़ जाएगा? आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस इंक्रीज होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हाई रिलेटिव परमिटिविटी का क्या क्या इसमें अनडिजायरेबल है। क्यों अनडिजायरेबल है? क्योंकि इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़, ये प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रखें। जो भी आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, हाई इंसुलेशन रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, बट हाई रिलेटिव परमिटिविटी इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन ऑर्डर टू हैव ए इन ऑर्डर टू हैव ए ये आपका पावर प्लांट से रिलेटेड है, हैव ए लोअर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन। अब ये क्वेश्चन आपका दो तरह से पूछा गया है। एक तो ओनली पूछा था आपका, मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर लिखवाता हूँ इस पॉइंट का, कि इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन ऑर्डर टू हैव ए लोअर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन, वो कैसे पूछेगा इसको? ये पूछेगा कि इसके लिए डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए,
लोड फैक्टर की वैल्यू कम होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? मैंने आपको नोट कराया था कि लोड फैक्टर की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए। जितना ज़्यादा लोड फैक्टर होगा उससे ही क्या पता चलेगा कि आपका जो लोड कर्व है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म बनने लगेगा, और उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिकल जनरेशन की कॉस्ट कम होती है। इसको समझाया भी था। और दूसरा क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उससे भी क्या होगा, जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों फैक्टर्स क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। तो इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है कि लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर, इसके मैंने आपको दोनों के एग्जांपल्स दिए थे। बोथ शुड बी हाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका लो कॉस्ट ऑफ जनरेशन का। ये प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक पूछा गया था आपसे प्रीवियस ईयर्स में, मटेरियल यूज टू कंट्रोल चेन रिएक्शन, मटेरियल यूज टू कंट्रोल, तो जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उसके अंदर चैन रिएक्शन जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ में रखते हैं, उसमें बोरोन या फिर कैडमियम की रोड्स होती हैं जिनको हम ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं। तो जैसे हम उनको नीचे लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, वो न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्व कर लेते हैं, और अगर आपके पास न्यूट्रॉन्स ही नहीं बचेंगे तो रिएक्शन भी नहीं होगी। तो ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। इसके अलावा मॉडरेटर के बारे में पूछा गया है, तो ये सारे मैंने आपको नोट कराए थे। तो कंट्रोल चैन रिएक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, बोरोन एंड कैडमियम रोड्स। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन थर्मल पावर प्लांट्स, in thermal power plants the pressure in the pressure in the working fluid cycle, working fluid cycle is developed by, इसके फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका है कंडेंसर, बी ऑप्शन है टरबाइन, सी ऑप्शन है आपका सुपर हीटर, और डी ऑप्शन आपका आता है फीड वाटर पंप। वैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कंडेंसर, टरबाइन और सुपर हीटर की वर्किंग को ब्लॉक डायग्राम से समझाऊंगा, पर अभी आप जान सकते हो कि अगर क्या पूछना क्या चाह रहा है कि फ्लूइड साइकिल क्या है, जहाँ पे आपका वाटर एज ए फ्लूइड काम करेगा, तो वो आपका पाइप्स के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो उसको प्रेशर, अगर आपको वाटर को फ्लो कराना है तो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, तो प्रेशर कहाँ से मिलेगा, फीड वाटर पंप की थ्रू मिलता है। आपको भी मैं डायग्राम में बताऊंगा, तो फीड वाटर पंप इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही पता है टरबाइन का अपनी एक एप्लीकेशन है, सुपर हीटर की अपनी एप्लीकेशन है, और कंडेंसर की अपनी एप्लीकेशन है। तो फीड वाटर पंप क्या काम करता है, प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है, जिससे कि जो फ्लूइड है वो फ्लो कर सके। बाकी इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है कंडेंसर सुपर हीटर की, ये अभी हम नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड, अब तक 3 और 4 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि इन ए थर्मल पावर प्लांट, इन ए थर्मल पावर प्लांट द फीड वाटर coming to the economizer is heated using, ए आता है आपका हाई प्रेशर स्टीम, बी आपका आता है लो प्रेशर स्टीम, सी आपका आता है डायरेक्ट हीट इन द फर्नेस, डी आपका आता है फ्लू गैसेज। तो अभी के लिए आप इसका आंसर नोट कर लीजिए, डी इसका आंसर है फ्लू गैसेस। अब इसको हम समझेंगे, समझने से पहले हमको 3 पॉइंट नोट करने हैं। 3 एप्लीकेशंस हैं कंडेंसर की, सुपर हीटर की और इकोनोमाइज़र की। पहले हम उनको नोट करेंगे, देन हम उनको समझ लेंगे। तो जो आपका कंडेंसर है, ये तो आपका आंसर फ्लू गैसेज होगा, इसको हम वापस से एक बार रिपीट करेंगे। पहले हम इकोनोमाइज़र का, क्योंकि ये रिलेटेड किससे है, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो क्या पूछ रहा है आपसे कि थर्मल पावर प्लांट में जो आपका इकोनोमाइज़र के अंदर जो फीड वाटर आता है उसको हीटेड कैसे किया जाता है। क्योंकि उसको हम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बॉयलर में डालने से पहले क्या करते हैं, उसको वापस से हीटेड करते हैं वाटर को। पहले ही जो आपका वाटर जा रहा है उसको पहले ही क्या करेंगे, थोड़ा हीटेड करेंगे। तो उसको हीटेड करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, फ्लू गैसेस जो हैं, जो आपकी वेस्ट हो रही थी
उन वेस्ट गैसेस को ही हम वापस से यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या किया जा सके, वाटर को पहले से ही थोड़ा हीट दी जा सके और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसको भी हम ब्लॉक डायग्राम से समझ लेंगे फिर से। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एप्लीकेशंस हैं पावर प्लांट्स में उनको लिखते हैं। फर्स्ट चीज़ जो ज़्यादातर पूछता है वो पूछता है कंडेंसर। तो कंडेंसर की दो एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कंडेंसर की? टू प्रोवाइड वैक्यूम एट आउटलेट ऑफ स्टीम टरबाइन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? टू कंडेंस, जैसा कि नाम से बताया, टू कंडेंस द स्टीम एंड पास ऑन द कंडेंसेट टू बॉयलर फीड। स्टीम को कंडेंस कर रहा है, यानी कि जो आपकी गैस फॉर्म में थी उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? लिक्विड फॉर्म में। तो ये काम कौन कर रहा है? कंडेंसर। इसको अभी हम ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कंडेंसर के अलावा जो पूछा जाता है, ज़्यादातर सुपर हीटर की एप्लीकेशन पूछी जाती है। सुपर हीटर सुपर हीटर की जो एप्लीकेशन है वो क्या है? यूज्ड टू कन्वर्ट सैचुरेटेड स्टीम, और इसी का दूसरा नाम है सैचुरेटेड स्टीम बोल दीजिए, और वेट स्टीम इनटू ड्राई स्टीम यूज्ड फॉर पावर जनरेशन प्रोसेस। तो ये हो गया सुपर हीटर। नेक्स्ट आपका आता है इसी तरह से इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर की जो एप्लीकेशन है वो क्या है? टू रिकवर सम ऑफ द हीट फ्रॉम द हीट कैरिड अवे। इसी को तो फ्लू गैसेस बोलेंगे। तो द टू रिकवर सम ऑफ द हीट फ्रॉम द हीट कैरिड अवे in the flue gases up the chimney and utilize for heating the feed water to the boiler। अब जो भी हमने लिखा है उसको एक बार समझेंगे। इसमें क्या ये बोल रहा है? तीन चीज़ों की हमने वर्किंग देखी है और ज़्यादातर एग्जाम में तीन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो आपकी जो स्लाइड है यहाँ पे, इस स्लाइड में तीनों चीज़ें शो की हुई हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं। एक तो आपका है सुपर हीटर, तो सुपर हीटर आपका आ रहा है ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनोमाइज़र, तो इकोनोमाइज़र आपका इस फिगर में है, दिस इज़ इकोनोमाइज़र। थर्ड है आपका ये जो बनाया हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं कंडेंसर। तो पहले हम बात करते हैं कंडेंसर की। तो कंडेंसर का क्या रोल है कि आपकी जो स्टीम थी बॉयलर में, जो आपकी स्टीम है बॉयलर से, जो आपकी फ्लू गैसेस निकली है, हीट निकली है, उस हीट के थ्रू हमने क्या किया, जो आपके वाटर था उसको स्टीम में कन्वर्ट किया। और वो स्टीम आपकी कहाँ पे जा रही है? टरबाइन में जा रही है। तो टरबाइन भी आपका सिंगल नहीं होता है, तीन टरबाइन होते हैं आपके। हाई प्रेशर टरबाइन, मीडियम प्रेशर टरबाइन और एक होता है लो प्रेशर टरबाइन। तो जो आपकी लो प्रेशर स्टीम है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लो प्रेशर स्टीम। जो लो प्रेशर टरबाइन से जो स्टीम आई है, लो प्रेशर स्टीम, उस स्टीम को वापस से किस में कन्वर्ट किया जाता है? वाटर में। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपका आता है ये कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा यहाँ पे? कंडेंसर में बेसिकली होता क्या है कि एक कुछ ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स में क्या फ्लो करता है? कूलिंग वाटर फ्लो करता है उसके साथ, इसीलिए कूलिंग टावर अटैच होता है। तो ये कंडेंसर है, उसके साथ क्या कनेक्टेड है? कूलिंग टावर। कूलिंग टावर से क्या होता है? कूल्ड वाटर इन करता है और कूल्ड वाटर आउट करता है किसके अंदर? कूलिंग वाटर में। जो आपके कूलिंग टावर्स होते हैं उसके अंदर कुछ नहीं है, बड़े बड़े फैन लगे होते हैं जो वाटर को क्या करेंगे? कूल डाउन करेंगे। उसके बाद जो आपके ट्यूब्स में जो वाटर है, वो उस वाटर की वजह से जो आपकी स्टीम आ रही है वो क्या होती है? किस फॉर्म में? स्टीम आपकी गैस फॉर्म में है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपके कंडेंसर की जो है एप्लीकेशन हो गई। अब कंडेंसर जो है किसी भी तरह से टेम्परेचर में चेंज नहीं करता है, ये ओनली क्या करता है? उसकी जो लेटेंट हीट थी, जो भी आपकी स्टीम थी, उसकी जो लेटेंट हीट थी, गुप्त ऊष्मा थी, उसको क्या कर लेता है? जो आपका कूलिंग वाटर है वो उसमें ले लेता है, जिससे कि उसकी
उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या टेम्परेचर भी चेंज करता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, ये ओनली उसकी क्या करता है, उसको सेम टेम्परेचर पे ही दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी एप्लीकेशन क्या लिखवाई थी, टरबाइन एक के आउटलेट में वैक्यूम प्रोवाइड भी कौन करता है, कंडेंसर करता है। तो इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, मेन एप्लीकेशन याद रखनी है आपको, जो स्टीम है उसको कन्वर्ट करता है किस में, कंडेंस करता है उसको वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। और इससे कौन कनेक्टेड होता है, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का काम क्या है, जो कंडेंसर के अंदर की ट्यूब्स हैं उसके अंदर वाटर फ्लो कराता है, और वो वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, कूल्ड वाटर होता है। उसके बाद आता है आपका कंडेंसेट कराने के बाद ये जो आपका लगा हुआ है ये है फीड वाटर पंप। इसी के से रिलेटेड वो क्वेश्चन था कि जो आपकी फ्लूइड साइकिल होती है उसमें वाटर का प्रेशर मेंटेन कौन रखता है, तो वो करता है फीड वाटर पंप। बॉयलर का जो फीड वाटर पंप है वो ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, अब हम देख लेते हैं सुपर हीटर का काम। तो जब भी आपका जो आपकी फर्नेस है, फर्नेस में क्या हुआ, फ्यूल था और एयर था। फर्नेस में दो इनपुट होते हैं, दो चीज़ें दी जाती हैं, एक तो फ्यूल दिया जाएगा और एयर। फ्यूल अपना क्या है, कोल है। कोल कैसा होके आ रहा है, पल्वराइज्ड कोल है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, वो आपका फर्नेस में आएगा। फर्नेस से जो आपकी हीट निकलेगी, फ्लू गैसेज निकलेगी, उन गैसेज का हम क्या करते हैं, सुपर हीटर में डालते हैं। सुपर हीटर में क्या है आपका, लिक्विड है, स्टीम्स हैं। तो वो स्टीम जो होती है सुपर हीटर में, जो स्टीम है वो किस फॉर्म में है, वो आपकी है, जैसा कि पॉइंट में लिखवाया था आपको, सैचुरेटेड स्टीम और वेट स्टीम। तो सुपर हीटर क्या करता है, उस स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है। अगर सुपर हीटर नहीं होगा तो वो स्टीम जो टरबाइन में जाएगी उसके अंदर वो कैसी होगी, वेट स्टीम होगी। और वेट स्टीम अगर होगी तो टरबाइन में क्या होगा, जो उसकी टरबाइन की ब्लेड है उसमें कोरोजन होने की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए सुपर हीटर का काम क्या है, उसको क्या करता है, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इकोनोमाइजर की। जो आपका लास्ट जो मैं क्वेश्चन कराया था उसमें यही पूछा गया था कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है इसमें फीड वाटर जो आपका आता है इकोनोमाइजर में, आप यहाँ देखोगे तो इकोनोमाइजर, ये सपोज ये इकोनोमाइजर है, इसमें जो आपका फीड वाटर आ रहा है, इस फीड वाटर के बारे में पूछा था कि इस फीड वाटर को हीट कैसे किया जाता है। तो इस फीड वाटर को हीट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, फ्लू गैसेज को ही काम में लेते हैं। कौन सी फ्लू गैसेज हैं, जो आपकी स्टार्टिंग में बॉयलर से निकली थी, तो उनको अगेन हम यूज़ करते हैं। हम बेसिकली करते क्या है कि बॉयलर ड्रम जो यहाँ पे लगाया है, उस ड्रम में जो आपका जो वाटर जाने वाला है उसको पहले ही, बॉयलर ड्रम में क्या होता है, स्टीम बनती है। बॉयलर ड्रम के अंदर जो वाटर है उसकी क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। उस स्टीम को हम क्या बोल रहे हैं, वेट स्टीम बोल रहे हैं। उस वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है सुपर हीटर। उसके बाद जो बॉयलर में जो फ्लू गैसेज हैं, उन फ्लू गैसेज का क्या होगा वो पूछा जाता है। तो उन फ्लू गैसेज को हम क्या करते हैं, इकोनोमाइजर में दोबारा यूज़ करते हैं, जिससे कि जो आपका फीड वाटर जो जा रहा है बॉयलर ड्रम में वो पहले ही क्या हो जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, जिससे कि उसको स्टीम में कन्वर्ट करना इजी हो जाए। तो जो आपका फीड वाटर था जो बॉयलर के अंदर था, उसको स्टीम में कन्वर्ट करना इजी करने के लिए क्या करते हैं, पहले ही उसको थोड़ा गर्म करते हैं। और उसको गर्म करने का काम कौन करता है, इकोनोमाइज़र। तो इकोनोमाइज़र में क्या होती है, बेसिकली ट्यूब्स होंगी, ट्यूब्स में वाटर फ्लो करेगा, और उस वाटर के चारों तरफ क्या होती है, फ्लू गैसेज होती है, जिससे कि वाटर क्या होता है उसमें थोड़ा पहले ही क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो अब जो फ्लू गैसेज बची हैं उनको क्या कर देते हैं, वो आपकी चले जाती है चिमनी में। तो इसीलिए मैंने इकोनोमाइज़र में आपको लिखवाया था कि टू रिकवर सम ऑफ द हीट from the heat carried away in the flue gases up to the chimney and utilized for heating the feed water to the boiler। तो इसको एक बार हम रफ करते हैं। इसकी मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ एक बार, इस फिगर को आप बाकी नोट कर ही लेना आपके नोट्स में। इसकी जो सीक्वेंस है वो क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फिगर क्या है, फर्स्ट में क्या आ रहा है, बॉयलर है, फर्नेस है, फर्नेस के अंदर क्या दिया हमने, फ्यूल और एयर। फ्यूल क्या है आपका, कोल है, और एयर है जो आपकी क्या करती है, उसको बर्न करने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बर्निंग प्रोसेस में, इसलिए हम एयर का, एयर पंप जो होते हैं इसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो कुछ फ़ैन होते हैं, उन फैंस को यूज़ करके, फोर्स फैन जिनको हम बोलते हैं, ड्राफ्ट फैन, उनको यूज़ करते हैं, जिससे कि इसको, अब जो आपका कोल है उससे जो हीट निकली है वो हीट कहाँ पे जाती है, बॉयलर के अंदर जाती है। बॉयलर में बेसिकली क्या है, बॉयलर ड्रम होता है, बॉयलर ड्रम में वाटर होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में। वो स्टीम कैसी होती है, वो स्टीम आपकी होगी वेट स्टीम। वेट स्टीम को सुपर हीटर में वेट स्टीम सुपर हीटर में जाती है, और सुपर हीटर क्या करता है, उसको वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है। फिर वो ड्राई स्टीम है जो आपकी किस में जाएगी, टरबाइन में जाएगी। टरबाइन तीन होंगे, हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर, लो प्रेशर। टरबाइन रोटेट करेंगे, अल्टरनेटर उससे कनेक्टेड होगा, अल्टरनेटर भी रोटेट करेगा और आपकी जनरेशन हो जाएगा। उसके बाद जो स्टीम बची है वो स्टीम वापस बाहर आती है, वो स्टीम कैसी होती है, लो प्रेशर स्टीम है। उसको क्या किया जाता है, कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करने के लिए कंडेंसर होता है, और उसको अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उस लिक्विड को
उसको फीड वाटर पंप के थ्रू क्या कर दिया जाता है, अगेन बॉयलर ड्रम में डाला जाता है। अब ड्रम में अगर हमको पानी डालना है तो उसको पानी, कंडेंसर ने क्या किया है, उसको पानी को, वो पानी कूल हो चुका है फीड वाटर में आते हुए, तो क्या करता है कंडेंसर से जो पानी आया है उसको बॉयलर में जाने से पहले, ड्रम में जाने से पहले इकोनोमाइज़र उसमें अगेन हीट ऐड करता है। वो कैसे करता है, फ्लू गैसेज के थ्रू करता है। फिर उसके बाद जो फ्लू गैसेज जो आपकी फर्नेस से आई थी, उन फ्लू गैसेज को क्या कर दिया जाता है, चिमनी में, जो है चिमनी में चल जाती हैं। चिमनी भी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक चिमनी होती है, जिससे उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पार्टिकल्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं। और इसी तरह से ऐश हैंडलिंग, जो यहाँ पे ऐश बचती है उसको भी निकाल लिया जाता है और उन सबको कंपोज कर दिया जाता है, डिकम्पोज। जो भी आपके ऐश हैंडलिंग प्लांट्स होते हैं पावर प्लांट्स में, उनके थ्रू उसको जो भी अगर हमको सेकेंडरी यूज़ करना है तो सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं उनका। तो ये बेसिकली वर्किंग है। जो इंपॉर्टेंट जो नोट्स थे, जो पॉइंट थे, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। जो आपके यूज़फुल थे वो नोट भी करा दिए हैं। तो आपके जो तीन चीज़ें हैं, एक तो सुपर हीटर आपका हो गया, एक आपका हो गया यहाँ पे इकोनोमाइज़र, और एक आपका कंडेंसर। इन तीनों की एप्लीकेशन आपको याद रखनी है। इन्हीं के बारे में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपका लास्ट थ्योरी क्वेश्चन है जो सेगमेंट 1 से रिलेटेड है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बहुत इजी चीज़ पूछी गई थी। इसमें पूछा गया था आपका हाइड्रो पावर प्लांट में जो टरबाइंस थे उनके नाम पूछे गए थे। उन नामों से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि फॉर हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड द suitable hydraulic turbine with high percentage of reaction and runner adjustable vanes is runner adjustable vanes is। तो हम को इस सब लाइन से मतलब नहीं है, हमें एक पॉइंट पकड़ना है यहाँ पे, लो वेरिएबल वाटर हेड। क्योंकि हमें पावर प्लांट इंजीनियरिंग तो पढ़नी नहीं है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाती है। तो बाकी टर्म्स को छोड़ते हुए हमें किस पॉइंट पे जाना है, लो वेरिएबल हेड। तो लो वेरिएबल वाटर हेड जो आपका लो हेड, यानी कि लो हेड की ये बात कर रहा है, तो हम जानते हैं कि लो हेड के अंदर जो टरबाइन था वो आपका कौन सा था, कैप्लान टरबाइन था। तो इसके ऑप्शन जो थे वो क्या थे, फर्स्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का कैप्लान, सेकंड था आपका फ्रांसिस, सी ऑप्शन था आपका पेल्टॉन, और जो डी ऑप्शन है वो था आपका इम्पेलर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैप्लान। तो मैंने आपको नोट कराया था कि जब भी आपका हाई हेड होगा तो पेल्टॉन टरबाइन यूज़ होगा, मीडियम हेड में फ्रांसिस टरबाइन यूज होगा, और लो हेड है तो क्या होगा, कैप्लान होगा। और मैंने कैप्लान के साथ आपको बताया था कैप्लान में जो फोर्स काम करता है वो कौन सा है, रिएक्शन फोर्स है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाई परसेंटेज ऑफ रिएक्शन। ठीक है। और जो आपके पेल्टॉन होते हैं उसके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, उसमें इम्पल्स फोर्स लगता है। और इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म जो होता है वो होता है फ्रांसिस के अंदर, उसमें रिएक्शन फोर्स भी होगा और इम्पल्स फोर्स भी होगा। तो ये सब हमने पॉइंट पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए जो थियोरेटिकल बेस थे रिलेटेड टू सेगमेंट 1। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके सेगमेंट 1 से रिलेटेड हैं। सो थैंक यू।